हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आर्यन सिंह आज फिर से उपस्थित हूँ आपकी बायोलॉजी की क्लास फर्स्ट के साथ। ठीक है, अब आज से जो है प्रतिदिन आपकी बायोलॉजी की क्लास हुआ करेगी इसी टाइम पर। तो चलिए हम देखते हैं आज बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को लेकर के। ठीक है, और हम प्रतिदिन जो है एक चैप्टर सॉल्व कराने का प्रयास किया करेंगे। ठीक, तो चलिए मैंने आपको जो है एक बार इसको जो है पूरा करा दिया है, कक्षा 12 की बायोलॉजी। ठीक है, तो कक्षा 12 की बायोलॉजी लेकर के जो है प्रेजेंट हुए हैं, तो इसके बारे में हम प्रतिदिन एक एक पार्ट की जो है चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जिसमें आपके विकल्पी क्वेश्चन भी होंगे और उसमें हम जो है उन्हीं विकल्पों के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। ठीक है, तो प्रतिदिन आप जो है क्लास को देखेंगे, इससे जो है आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ क्लास 12 जीव विज्ञान। ठीक है, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। चलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मैं आपकी जो है इस जीव विज्ञान का रिवीजन कराता रहूँगा और आपके जो है इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा, प्रतिदिन आप जो है क्लास जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आवाज़ बस तो आ रही सही। आइए देखते हैं इसमें जो है हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं कुछ विकल्पी क्वेश्चनों को लेकर के, तो आप जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट जिसका अध्याय फर्स्ट है वो कौन सा है? तो अध्याय फर्स्ट में वैसे तो जीव में जन्म था, पर चैप्टर फर्स्ट आपका कटा हुआ है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो है जो सेकंड चैप्टर था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो हम उस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम फर्स्ट चैप्टर नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कटा है तो यही पहला चैप्टर है आपका। तो अध्याय फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट। तो सबसे पहले अध्याय फर्स्ट की चर्चा करेंगे। अध्याय फर्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आपके पाठ का नाम है। तो आइए हम इसमें जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए पाठ का जैसे नाम दिया गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो सभी लोग जानते हैं कि पुष्प किसमें बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इस पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, यानी हम यहाँ लिख देते हैं पादप जगत का वर्गीकरण, है ना। तो पादप जगत का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण तो देख लेते हैं वर्गीकरण, फिर मुख्य रूप से दो भागों में किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में किया गया है। एक है, इसको हम क्रिप्टोगैम्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रिप्टोगैम्स। हम क्रिप्टोगैम्स लिखे दे रहे हैं, क्रिप्टोगैमस। दूसरे हैं फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस। चलिए कुछ पाठ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बेसिक जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हम इसमें बनने वाले विकल्पी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है उत्तर देने का प्रयास करेंगे, मैं इसमें क्वेश्चन आपको लिख दूंगा। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस क्या होते हैं? ये होते हैं अपुष्पी पादप। क्या होते हैं? अपुष्पी पादप या बीज रहित पादप, दोनों चीजें आप कह सकते हैं, अपुष्पी पादप भी और बीज रहित पादप भी। तो क्रिप्टोगैमस होते हैं अपुष्पी पादप, अपुष्पी पादप, अपुष्पी पादप या बीज रहित पादप, है ना, या बीज रहित पादप, या बीज रहित पादप। बीज रहित पादप ये जो है फेनेरोगैमस, इनको हम कहते हैं पुष्पी पादप। क्या कहते हैं? पुष्पी पादप, पुष्पी पादप। फिर हैं, या हम इनको पुष्पी पादपों को बीज युक्त पादप कह सकते हैं, है ना, बीज युक्त पादप। बीज युक्त पादप।
तो अब इसमें देखिए जो क्रिप्टोग्राम्स हैं, तो ये सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी है कि क्रिप्टोग्राम्स के 3 भाग होते हैं। तो क्रिप्टोग्राम्स के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं क्रिप्टोग्राम्स के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। ये है फर्स्ट, सेकंड और ये है थर्ड। तो इसमें क्रिप्टोग्राम्स में आते हैं थैलोफाइट, क्या आते हैं, थैलोफाइट आते हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ये क्लास हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाली है, तो सभी बच्चे जरूर इस क्लास को एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस क्लास को देखते रहें, काम चोरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, ताकि बोर्ड में आपके अच्छे अंक आ सकें। ये आपका रिवीजन इससे जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। वैसे भी मैंने क्लास में एक बार जो है पढ़ा दिया है और मैं ऑनलाइन में तो फिलहाल पहली बार डाल रहा हूँ, तो मैं प्रतिदिन एक पार्ट की चर्चा पूरी कंप्लीट करके छोड़ूंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट और ये जो है आपके क्लेरोगैमस, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। एक होते हैं इसको जिनको आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एक को एंजियोस्पर्म, यानी हम कभी अनावृत बीजी, हिंदी में बोले तो एक कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पादप, अनावृत बीजी, दूसरे होते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी पादप, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, जरा देख लो थोड़ा मैं। अच्छा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ चलिए, आवृत बीजी, अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधे, ये 2 प्रकार होते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि आपको पाठ का नाम है पुष्पी पादपों में लिंग जन्म, तो पुष्पी पादप कौन है, ये है कि ये है, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से ये है, क्योंकि पुष्पी पादप इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें इसका अध्ययन नहीं करना, इसका अध्ययन नहीं करना, इसका नहीं करना, हमें अध्ययन करना है तो पुष्पी पादपों को करना है ना, जो पुष्पी पादप इनका, क्योंकि पुष्पी पादपों में लंगी जन्म आपको पढ़ना है। तो पहले तो पुष्पी पादप देखना है, तो पुष्पी पादप कौन से हैं, अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादप, ये दोनों पुष्पी पादप हैं। तो हम इन्हीं में जो है इनका अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसको जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, तो चलिए इनको अरेंज करता हूँ और इन्हीं के बारे में थोड़ी बात करता हूँ। चलिए देखते हैं, तो हम इसे जो है बात करने वाले हैं अनावृत, अब अनावृत बीजी पादपों की, ठीक है। किनकी बात करना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादपों की। चलिए देखते हैं पादपों में लैंगिक जन्म किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए आप इन्हें देखते हैं कुछ पादपों में जिनमें पुष्प लगते हैं और फल बनते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें पढ़ना है आवृत बीजी पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जन्म होता है। तो चलिए इसमें हम सब पहले बनाते हैं एक पादप को, ये है एक पौधा, ठीक है। चलिए हम इस पौधे को बनाते हैं, ये बन गया, इसमें ये इधर जड़ें होंगी जो जाएंगी, ठीक है, ये हमने बना दी जड़ें, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगी, पत्तियाँ हैं, आप इसको भी देख पा रहे होंगे, ये है पत्तियाँ, ये है पत्तियाँ, और इसमें जो है मान लीजिए कोई ये पुष्प बना हुआ है, ठीक है। चलिए मानने के लिए है, वैसे पुष्प अच्छा है, यहीं पर देख सकते हैं आप, ये पुष्प है, ये पत्ती हैं और ये जड़ें हैं, ठीक है ना। ये कोई पुष्प है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कोई आवृत बीजी पौधा है, कैसा पौधा है, ये आवृत बीजी पौधा है। तो
इसमें हमें पुष्प का अध्ययन करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बात करनी पुष्पीय पादपों में लैंगिक अंग की, तो हमें केवल पुष्प का अध्ययन करना है। ये पौधा भी आपने देख लिया, इसमें हमें अगर अध्ययन करना है तो केवल इस पुष्प का अध्ययन करना है, इसका पूरे पौधे का अध्ययन नहीं करना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलिए पुष्प बनाते हैं, सीधे केवल पुष्प की बात करना है, क्योंकि जो लैंगिक जलन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो पुष्पों में ही होती है, ठीक है। तो आइए बनाते हैं पुष्प। ये हमने पुष्प का भाग बनाया, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? चलिए ये हमने पुष्प बना दिया और इसमें मैंने ये पुंकेसर बना दिए, ठीक है। ये क्या है? ये है पुंकेसर, ये है वर्तिकाग्र। अब देखते हैं इसमें चलिए देखते जाइएगा। ये मैं पुष्प बनाया हूँ, इसमें जरा कंफ्यूज ना हो जाए देख करके कि ऐसा भी पुष्प होता है क्या, है ना। तो पुष्प ऐसा होता है, ठीक है। इसमें हमें देखना है पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से पुष्प के 4 ही भाग होते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि पुष्प में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बना कर लिख देते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और मैं अब तक यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए पुष्प के जो मुख्य 4 भाग होते हैं, तो इसको तो आप पुष्प ग्रंथ नाम देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, पुष्प ग्रंथ है, ठीक है ना। पुष्प के भाग हमें पढ़ना है, ये इससे कोई मतलब नहीं, पुष्प ग्रंथ है। ये जो डंडी में संरचना दिख रही है आपको, ये क्या है? पुष्प ग्रंथ है। अब इसमें ये जो है आपका यहाँ पे ये संरचना, ये वाली संरचना, इनको हम कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? ये होते हैं बाह्य दल। ये है आपका पुष्प का फर्स्ट भाग, बाह्य दल, ये पुष्प का फर्स्ट भाग है, ठीक है। इसके बाद होता है दल, ये है पुष्प का सेकंड भाग, ठीक है। फिर है पुमंग। क्या होते हैं? पुमंग, ये पुष्प का तीसरा भाग है। कैसा भाग है? तीसरा है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चौथा जो है उसको है ये पूरा वाला पार्ट, ये सारा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं जायान। क्या बोलते हैं? जायान। ये पुष्प का है चौथा भाग, ये पुष्प का चौथा भाग है। तो देख लीजिए नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ बनता है। पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? अब आपको आंसर भी आ गया होगा कि पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। मैंने इसको बताया कि इसको काउंट नहीं किया जाता है। जो पुष्प के मुख्य भाग होते हैं वो होता है बाह्य दल, जो हरे कलर का होगा। मेरे पास हरा कलर नहीं है, मैंने इसको नीले से बनाया है, ठीक है। ये बाह्य दल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है ना, कोई कली होती है और पुष्प में ऐसे बंद होती है, मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ऐसे बंद होता है। तो ये पंखुड़ी, ये जो बाहर ये हरे कलर का होता है, ये जैसे ये जो बंद रहती है ना संरचना, ये हरे कलर की होती है। ये पुष्प को पोषण प्रदान करती है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके। बाद में जैसे पुष्प फूलता है तो ये कलियाँ क्या, वो ये बाहर की जो परत होती है ऐसे क्या हो जाती है, फैल जाती है और पुष्प ऐसे ऊपर खिल जाता है। ये बाहर जो है ऐसे यानी कहने का मतलब जब ये कलिका अवस्था में होता है पुष्प, तब ये उसको ढक करके रखती हैं। बाद में जैसे फूलने लगता है तो ये कलियाँ पीछे की ओर लटक जाती हैं, तो इनको बाह्य दल कहते हैं। और ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं पुष्प की, उनको हम दल कहते हैं। पुमंग जो पुष्प में नर भाग होता है उसको पुमंग कहा जाता है, और पुष्प का जो मादा भाग होता है उसको जायान कहा जाता है। कहने का मतलब अगर हम देखें, ये जो पुष्प बना हुआ है द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है? द्विलिंगी है, ठीक। तो पुष्प में ये इनके भाग के नाम जान लीजिए। अब इसमें अगर हम देखें एक एक करके पुमंग में, तो पुमंग में देखिए ये जो संरचना दिख रही है, ये जब एक डंडी जैसे दिख रही है, यहाँ से पूरी यहाँ तक, यहाँ से ये पूरी संरचना आपको दिख रही है यहाँ तक, इसको कहते हैं पुतंतु। इसको क्या कहते हैं? अब हम लिख देते हैं पुतंतु कहते हैं,
ये पूतंतु होता है। ये होते हैं परागकोश। क्या होते हैं? ये हैं परागकोश। अच्छा, इसके आंसर जो होगा तो आंसर में आप लिख सकते हैं यहाँ पे उत्तर में, उत्तर कितने भाग लिख सकते हैं? 4। ठीक, ये आपका सही होगा, 4 होते हैं। ठीक, तो इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से। चलिए मैंने यहाँ से इरेज कर दिया इसको। अब आप जो है इस पुष्प का थोड़ा संरचना देखिए पुष्प की। जाया के पार्ट आप देखेंगे, पुमंग हो गए, पुंकेसर जो होते हैं, ये पुष्प बना भाग होता है, इसको हम परागकोश कहते हैं, इसको पुमंग कहते हैं। ठीक है, और इसको पूतंतु कहते हैं। पूतंतु भी आपकी समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है, पूतंतु है लिखा हुआ है, पूतंतु। अब आगे देखते हैं, ये होता है जायांत का पार्ट। क्या होता है? ये पुष्प का है जायांत पार्ट। ये पुष्प का जायांत पार्ट है, जिसमें हम इसको कह सकते हैं ये है वर्तिकाग्र। क्या होता है ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र है ये वर्तिका होती है, वर्तिका होती है। ये अंडाशय होता है, ये वाला पार्ट क्या है? ये अंडाशय होता है। अब अंडाशय के अंदर यहाँ पे जो है बीजाणु भी पाया जाएगा। जी, ये है आपका बीजाणु, अंडाशय के अंदर बीजाणु पाया जाता है। ये सारी संरचना आपकी समझ में आ गई होगी, आप इसको बीजाणु कह सकते हो, बीजाणु। ठीक है, ये देखिए। तो अभी आपने जो है इस पुष्प की सारी संरचना देख लिया है। अब हम इसको जो है इनसे बनने वाले, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो पाठ आपका ये बड़ा हो जाएगा। वैसे भी मैंने इस पाठ को जो है आपको पढ़ा दिया है, आपने इसका अध्ययन कर भी लिया है अच्छे से। अब हम इस पाठ से बनने वाले विकल्पी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसा कि हम यहाँ बता दें, एक परागकोश है, परागकोश को काटेंगे तो इसके अंदर 4 लघु बीजाणु धानियाँ निकलेंगी। क्या निकलेंगी? 4 लघु बीजाणु धानियाँ निकलेंगी। उन 4 लघु बीजाणु धानियों के अंदर सभी की, यानी प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर आपको एक 4% संरचना मिलेगी, है ना, जिसमें एक बाह्य परत होगी, दूसरी जो होगी ऐसी लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाएंगी और यहाँ परागकण बनेंगे, यहाँ परागकण बनेंगे। ये पहली संरचना हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी, तीसरी लेयर हो जाएगी, चौथी लेयर हो जाएगी, 5वीं लेयर हो जाएगी, 6वीं। हमने ऐसे बना दिया। तो इसको जो कहा कहते हैं, इसको कहा कहते हैं ये होती है बाह्य परत। क्या कहते हैं इसको? या हम इसको, हाँ, इसको बाह्य परत कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा बोलते हैं, बाह्य परत बोलते हैं। इसकी बाह्य संरचना होती है ना, इसको बाह्य परत कह दीजिए, चलिए, है ना। और ये जो होती है दूसरी वाली परत, इसको एंडोथीसियम कहते हैं या अंतस्थीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम इसको बोला जाता है, अंतस्थीसियम। अंदर जो है इसको 1-2 परतों को मिडिल लेयर हो जाएगी, 1 से 3 परतें होती हैं जो अब अंदर की 1 से लेकर के 3 परतों तक, 1, 2, 3 तक हम कह सकते हैं, या 1 या 2 कह देते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं, होती है मध्य परत। क्या होती है? मिडिल लेयर, मध्य परत। और सबसे अंदर जो होती है इसको हम बोलते हैं टैपेटम। क्या बोलते हैं? टैपेटम, क्योंकि टैपेटम बहुत पूछा जाया करता है आपके पेपर में, ठीक है ना। टैपेटम क्या रखिएगा, टैपेटम। तो सबसे अंदर वाली परत होती है वो टैपेटम होती है। वो इन परागकणों को जो यहाँ बनने वाले परागकण, इनको पोषण प्रदान करने के यहाँ कार्य करेगी, ठीक है ना। ये वाईफाई का चिन्ह नहीं है, आप सोच रहे हैं क्या बना दिए, हमने परत बनाई है यहाँ पे, पूरी गोल गोल संरचना नहीं बनाए हैं। तो आपको समझना है कि परतों के नाम याद रखना है, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम रेज करके जो कुछ विकल्पी क्वेश्चन देखते हैं और आप उनका आंसर देंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे हमारी क्लास देखे होंगे ऑफलाइन में, वो जरूर आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कैसे मैंने पढ़ाया है ये चित्र बना के। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल सेम मैंने यही चीज़ें सब कुछ आपको ऑफलाइन में बता दिया है। तो सभी लोग इस क्लास को जरूर देखेंगे, 1-2 बार देख लेंगे तो उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं।
यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। 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 पुंकेसर क्या है, इसको ऐसे लगा दीजिए। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है, तो आपको आंसर लिखना है। चलिए आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा कि आप आंसर कर सको। अपने दिमाग लगाओ और क्या होगा इसका आंसर। ये आवृत बीजी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये आवृत बीजी पौधों में। चलिए बताइए आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या होते हैं। विकल्प दूं? चलिए विकल्प दे रहा हूं, आप लोग बताना विकल्प सहारा लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए मैं का नंबर लिख रहा हूं। यहाँ विकल्प है आपके का नंबर में मादा जननांग। पुंकेसर क्या होते हैं, मादा जननांग होते हैं। इससे आपको थोड़ा सहारा मिलेगा, है ना। खा नंबर में है नर जननांग। नर जननांग। अब तीसरा विकल्प है ग नंबर। इसमें तीसरा विकल्प हम दे देते हैं। तीसरा विकल्प है दोनों। चौथा विकल्प है आपका घ नंबर कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब बताइए ये दो दिए गए हैं, अब इनमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। चलिए आप लोग आंसर करते रहिए, दूसरा क्वेश्चन तब तक लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप आंसर करते रहिए, प्रयास करते रहिए। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा जब आप नहीं कर पाओगे। यदि आप कर लेते हैं तो आप इसको जो है वीडियो देख करके कमेंट भी उसमें कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आपके मित्र हैं उनको शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए भी उनको बोल दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव भी आने लगे, ठीक है। अगर लाइव आएंगे तो हाँ क्वेश्चन डायरेक्ट तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं लिखने जा रहा हूँ, तब तक आप इसको करते रहिए। अगर कर पा रहे हैं सर तो आप अपने से जो है कमेंट में लिख दीजिएगा। और सभी बच्चे, हाँ एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, सारे बच्चे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद ये बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है ना। तो कमेंट में जरूर लिख करके भेजेंगे कि हमने 10 में से 5 क्वेश्चन के, 8 क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन के, जितने जिसके सही रहेंगे मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा और 10 में से आपको जवाब देना है। और आप बताएंगे फिर कमेंट में कि किस लड़के ने कितने आंसर, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने जवाब दे पाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पराग कोष के अंदर, चलिए लिखते हैं एक पराग कोष के अंदर एक पराग कोष के अंदर कितनी लघु विजाणु धानी पाई जाती हैं। कितनी लघु विजाणु धानियों की संख्या होती है। कितनी लघु विजाणु पाई जाती हैं या होती हैं, कितनी लघु विजाणु धानी होती हैं। होती हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर का नंबर में है 1, खा नंबर में है 2, ग नंबर में है, ग नंबर में 3, घ नंबर में है 4। आपको सही रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक प्रारूपिक आवृतबीजी
एक प्रारूपी आवृतबीजी एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में चलिए इस क्वेश्चन को नहीं लिखते, क्वेश्चन दोहरा जाएगा, ठीक है ना। हमने इसको एक बार जो है यहाँ करा दिया है, वही चीज इसमें दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुभ्रूणता खोजी गई, बहुभ्रूणता खोजी गई थी, बहुभ्रूणता खोजी गई थी, बहुभ्रूणता खोजी गई थी। अब ये बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई थी, तो आपको मैं 4 विकल्प दे रहा हूं और आपको जो है इसे देकर विकल्प आंसर देना है। तो पहला जो हो जाएगा का नंबर में लिख देंगे लीवेनहॉक। क्या है? लीवेनहॉक। दूसरा लिख देना है आपको खा नंबर में है, खा नंबर में आप किसको लिख देंगे, चलिए मैं दूसरे वैज्ञानिक बता दे रहा हूँ। माहेश्वरी द्वारा एक हम लिख देते हैं गा नंबर में विंकलर द्वारा और चौथा आपको कर देना है घ नंबर, उसको ये सभी चलिए ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देना है। अभी नीचे जगह है क्या, चलिए जगह नीचे नहीं ज़्यादा, तो इसमें 4 विकल्प नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप 4 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन यहाँ से कीजिए। तो चलिए मैं बता दूँ, आपने क्वेश्चन पहले तो आंसर दे दिए होंगे क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर यदि आपने नहीं दे पाए तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ उसके आंसर कौन से होंगे। इसमें जो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं, तो मैंने बताया था अभी कि पुंकेसर और पुमंग ये एक ही चीज़ होती हैं, जो पुष्प का नर भाग होते हैं, ठीक है ना। जब पुंकेसर होते हैं तो क्या होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, पुष्प का नर जनन अंग होते हैं। ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का एक परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां होती हैं, तब ये भी मैंने पढ़ाया था, इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। कितनी होती हैं? 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। और चारों के अंदर, सभी के अंदर पहले तो बाह्य परत पाई जाएगी, फिर अंतस्थितियम पाई जाएगी, फिर मध्य परत पाई जाएगी, फिर टेप्टम पाई जाएगी। उसके अंदर परागकण बनेंगे, परागकणों को पोषण देने का कार्य करेगी टेप्टम। तो ये मैंने अभी बताया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बहुभ्रूणता खोजी गई थी, तो ये लीवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? लीवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो अब आपको इनको एक करके इनका अध्ययन करना है और आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 तक हमने अभी कर लिया है पीछे, और हमने दोबारा से मिटा करके फिर लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो बताइए, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? निभागीय छोर पर होती हैं, कि अंडद्वारीय छोर पर होती हैं, कि मध्य में होती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? तो पहले आपने बीजांड तो देखा ही होगा, है ना। तो चलिए हम इसको, आप इसको उत्तर करते रहिए। अब मैं आपको बता दूं कि बीजांड आपने देखा होगा कहाँ मत पाया था, तो अंडाशय के अंदर कहीं आपने ऐसे देखा था ना संरचना, ये वाली संरचना, और ये अंडाशय बना था। अंडाशय के अंदर यहाँ एक जो है बीजांड ग्रंथ के द्वारा एक बीजांड ऐसे हमने संरचना बनाई थी। ये संरचना आपने देखा होगा जब मैंने आपको बनाकर दिखाया था। और इसके अंदर जो है भ्रूण कोश पाया जाता है, ये इस तरह का, है ना। ये भ्रूण कोश है,
तो भ्रूण कोष यहाँ पाया जाता है। भ्रूण कोष के अंदर अगर इस भ्रूण कोष को हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, ये आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए ये होती है ये होती है अंड कोशिका, इसके साथ ये होती है सहायक कोशिका, ये किसके साथ होती है सहायक कोशिका, गड़बड़ हो गई बहुत, दोबारा सुना दें। एक ये है सहायक कोशिका और इधर जो है ये है प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक बड़ी और दो छोटी, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और इनके बीच में दो ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्या है, दो ध्रुवीय केंद्रक। तो ये इनकी जो अवस्था है वो कैसी आपको दिख रही है। अगर कोशिकाएं देखें, कितनी कोशिकाएं देखें, 1 2 3 1 4 और 4 3 7, इसमें 7 कोशिकाएं हैं। क्या है, 7 कोशिकाएं हैं। और अगर पूरे केंद्र के लिए केंद्र कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हैं इसके भ्रूण कोष के अंदर, है ना, 8 केंद्रक हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्र की ये अवस्था होती है। तो अब बताइए, ये तो प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई, ये अंड कोशिका हो गई, ये सहायक कोशिकाएं हो गई और ये ध्रुवीय केंद्रक हो गए। ये जो दोनों केंद्रक दिख रहे हैं ध्रुवीय केंद्रक हैं। तो बताइए, मैंने सभी के नाम बता दिए। तो ये प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती है। प्रतिमुखी कोशिकाएं किधर हैं, ये है प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या है, ये है प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं किधर है, किस साइड है, तो आप इसमें जानते हैं कि ये इधर साइड जो होता है ये निभाग होता है। ये क्या होता है, निभाग होता है, ये निभाग छोर होता है इसका, है ना। इस साइड क्या होती है, नाभिका होती है। क्या होती है, नाभिका होती है। ये आपका बीजांड ग्रंथ होता है। क्या होता है, बीजांड ग्रंथ होता है, बीजांड ग्रंथ होता है। तो आप बताइए किधर साइड पाया जाता है, तो आप कह दें सीधे से ये निभागीय छोर पाई जाती हैं, ये सही है। फिर भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो इसमें आप कोई शक नहीं, ये प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो थे ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है, तभी हमने बीजांड ग्रंथ कहाँ होता है, ये बीजांड ग्रंथ है ना, ये बीजांड ग्रंथ ये लिखा गया है। ये कहाँ जुड़ा होता है, यहाँ जुड़ा होता है। ये कौन सा भाग है, तो ये है आपका नाभिका वाला भाग। कौन सा है, नाभिका वाला भाग। निश्चित रूप से आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीजांड ग्रंथ कहाँ जुड़ा होता है, नाभिका वाले भाग से जुड़ा रहता है, तो आपका यही सही होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, परिभ्रूण कोष अवशेष है। तो परिभ्रूण कोष से किसका अवशेष है, तो परिभ्रूण कोष जो होता है ये बीजांड काय का अवशेष है। किसका अवशेष है, अब बाह्य अध्यावरण का नहीं है और अंतः अध्यावरण का भी नहीं है, भ्रूण कोष का नहीं है, ये किसका है, ये है आपका बीजांड काय का। ठीक है, चारों विकल्प आप पढ़ लिया करें, तब आप आंसर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि निभाग पाया जाता है। तो निभाग कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है, कहाँ पाया जाता है निभाग। तभी आपको देखिए, ये मैंने यहाँ बनाया, निभाग कहाँ पाया जाता है, कि अंडाशय की ऊपरी साइड पाया जाता है ना। तो ये परागकण में पाया जाता है कि बीजांड में पाया जाता है, भ्रूण कोष में पाया जाता है कि सभी में पाया जाता है। अब बताइए आप लोग, कि बीजांड में ही तो पाया जाता है, ये बताइए भाई। ये अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड, निश्चित रूप से आप बीजांड में टिक मार दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बीजांड, ये पूरा बीजांड है, अंदर बना हुआ, बाहर जो बना है अंडाशय है, जो ये घड़े संरचना दिख रही है, ये घड़े संरचना अंडाशय है और ये जो अंदर बना हुआ बीजांड है। तो बीजांड में ही विभाग पाया जा रहा है ना, बीजांड के ऊपर छोर पे। ठीक है, आइए देखते हैं अब 9 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन और सेफ लगे, उनको भी आपको करा दें। ठीक है, चलिए तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन और बचे हैं आज के। हाँ चलिए देखिए, 9 और 10वां क्वेश्चन ये है, रहे आपके सामने, इनको भी करना है आपको। तो देखिए, सैल्विया एक पौधा है, तो सैल्विया के पौधे में परागण होता है, किसके माध्यम से होता है, जल द्वारा होता है कि वायु द्वारा होता है कि कीटों के माध्यम से होता है कि सर्प द्वारा होता है, ये बताना है आपको। तो सैल्विया में जो परागण करता है कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। ठीक है, अमर बेल होती है। अमर बेल कैसी होती है, ये पूर्ण तना परजीवी होती है कि आंशिक तना परजीवी होती है कि पूर्ण मूल तना परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी होती है, कोई इनमें से कोई नहीं। इसमें जो होती है पूर्ण तना परजीवी होती हैं
अमरबेल। ठीक है, चलिए आज के ये 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं। चलिए अभी कुछ इस पार्ट में जो है, पार्ट थोड़ा चैप्टर लंबा है, तो मैं कल और इसके संदर्भ में आपको कुछ बातें बताऊंगा। जो चीज़ें छूटे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके संबंध में फिर से चर्चा करेंगे। भी कुछ विकल्प भी छूटे हैं तो 10 विकल्प करेंगे और शेष क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व कराएंगे। तो कल भी आपका जो है दूसरा लेसन चल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए और आप जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलेंगे कि कौन कितने क्वेश्चन कर सका है, किसको कितने क्वेश्चन में से पता थे। अब मैं कल जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके ये विकल्प के क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं अपने द्वारा बनाकर क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।